Good morning, friends. This is Kamal. Welcome to Best Information English Group and Divine Lights Association. एक बार फिर से आप सभी के बीच में एक नए टॉपिक के साथ में। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं और कल हम लोगों ने पाल वंश के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पाल वंश के बारे में नहीं पढ़ा था। क्या पढ़ा था कल? आज हम लोग पढ़ेंगे चौहान वंश के बारे में। कल हम लोगों ने सेन वंश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कल हम लोगों ने सेन वंश के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग काफ़ी अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए ठीक है, आप इसी तरह पढ़ते रहिए। और चौहान वंश जो है ये गुजरात में है ना, अजमेर के पास। अब अजमेर में ही इनका शासन काल हुआ करता था। तो जो चौहान की जो जानकारी मिलती है हम लोगों को, वो हर्षवर्धन का एक प्रस्तर अभिलेख है गुजरात जयपुर में, वहाँ से मिलती है जानकारी, है ना। और दूसरा है सोमदेव का बिजौलिया अभिलेख, उससे भी हमें चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद इनका जो संस्थापक है वो वासुदेव है। क्या नाम है? तो वासुदेव, ये आप लोग को ध्यान रखना है। शाकंभरी है ना, ये वहीं पे है। शाकंभरी में चौहान वंश ने शासन किया था। शाकंभरी के चौहान ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, तो वासुदेव के बाद अगला जो शासक होता है वो होता है वाकपति राज प्रथम। वाकपति राज प्रथम, आप लोगों ने सारे वंशों में लगभग देखा है कि एक जो शुरू का संस्थापक होता है उसके बाद कोई विशेष संस्थापक होता है ना, जिसको मान्यता मिलती है। तो उसी तरह से इसको भी वाकपति राज प्रथम को भी संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, तो वाकराज प्रथम जो है वाकपति, है ना, वाकपति राज प्रथम जो है ये प्रतिहार वंश, पहले ये लोग सामंत थे। सामंत के बारे में हम आप लोग को बता चुके हैं। तो ये प्रतिहार वंश के सामंत थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के ये लोग सामंत थे। चौहान वंश जो है तो वो स्वतंत्रता जो घोषित करता है राजा का, वो रहता है वाकपति राज प्रथम, इसलिए इसको असली संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसके बारे में इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आता है एक सिद्धराज। तो सिद्धराज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है कि इसने अपने राज्य का विस्तार किया और महाराज की उपाधि धारण की। ठीक है, उसके बाद आता है विग्रहराज द्वितीय। तो विग्रहराज द्वितीय जो रहता है वो चालुक्य वंश के मूलराज प्रथम से युद्ध करता है और मूलराज प्रथम को हरा देता है, या भीम प्रथम, उसको भीम प्रथम भी कहते हैं, तो उसको हरा देता है। उसके बाद ये मतलब विग्रहराज द्वितीय ने आशा मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके बारे में दो चीज याद रखना है। तो उसके बाद जो राजा रहता है विग्रहराज तृतीय, तो विग्रहराज तृतीय जो रहता है ये अपना दोस्ती कर लेता है परमार वंश से। तो परमार वंश से इसका संबंध मजबूत होता है। परमार वंश की एक राजकुमारी रहती है राजदेवी, उससे शादी हो जाता है
विग्रहराज तृतीय का। इसके बारे में इतना ही याद रखना है। इसके बाद जो राजा होता है वो होता है अजय। ठीक है, इसके बाद राजा होता है अजय। अजय विग्रहराज तृतीय का पुत्र नहीं रहता है, ये रहता है पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र। पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र रहता है अजय। अजय ने ही अजमेर नगर की स्थापना की थी। तो अजमेर नगर का स्थापना कौन किया है? तो अजय ने किया है। आप लोग से क्वेश्चन बन सकता है कि अजमेर का स्थापना कौन किया है? तो अजय ने किया था। ठीक है, उसके बाद जो राजा बनता है अजय का पुत्र अरवड़व राज। ठीक है, अरवड़व राज। ये इसकी कहानी ये है कि ये महमूद की सेना से युद्ध किया था मुल्तान में, तो उसको शायद पराजित किया था ऐसा मिलता है। ठीक है, फिर अरवड़व राज के बाद जो शासक बनता है वो रहता है विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ जो रहता है उसने उसको बीसल देव भी कहा जाता है। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव भी कहा जाता है। तो जो विग्रहराज चतुर्थ है इसने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है, और ये जो है एक विग्रहराज चतुर्थ जो है ये इसने जो तोमर वंश है उसकी स्वाधीनता को समाप्त करके अपना सामंत बनाया था। आप लोग शायद जानते होंगे कि जो दिल्ली का निर्माण करवाया है, जो दिल्ली नगर बसा है, वो तोमरों ने बसाया था ऐसा मिलता है। जो दिल्ली नगर है उसको कौन बसाया था? तो तोमरों ने बसाया था। ठीक है, जो विग्रहराज चतुर्थ है उसने एक किताब लिखा था संस्कृत नाट्य। उसका जो कुछ अंश, मतलब उसमें जो लिखा गया है उसका कुछ अंश कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने 2.5 दिन के झोपड़े, एक मस्जिद का नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा, तो उस पे अंकित करवाया था। तो फेमस नाटक रहा होगा, वो किताब फेमस रहा होगा इसलिए उसने करवाया था। उसके बाद इसी के शासन काल में सोमदेव रहते थे। उन्होंने ललित विग्रह राज की एक ग्रंथ लिखा था। सोमदेव ने ललित विग्रह राज। विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र जो रहता है वो रहता है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग चौहान वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप लोग चौहान जान जाइएगा। पृथ्वीराज तृतीय जो रहता है वो बहुत ही शक्तिशाली शासक रहता है, और पृथ्वीराज का एक और नाम रहता है पिथौरा। ठीक है, पृथ्वीराज को पिथौरा भी कहा जाता है। तो पृथ्वीराज का जो शक्तिशाली होने का प्रमाण है वो पहला प्रमाण मिलता है चंदेल शासक परमर्दी देव से। परमर्दी देव जो है उससे युद्ध होता है। चंदेल शासक है, चंदेल वंश एक है मध्य प्रदेश का, और मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को चंदेल वंश के बारे में भी। तो परमर्दी देव है उससे युद्ध होता है। आप लोगों ने आल्हा और उदल का नाम सुना होगा। तो उसी परमर्दी देव के सेनापति थे ये दोनों, आल्हा और उदल। तो ये दोनों उसके सेनापति थे परमर्दी देव के। इसमें बहुत भीषण लड़ाइयाँ हुई थी और अंत में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत हुई थी।
ठीक है, अंत में कौन जीता था? तो पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का है, आप लोग जान जाइएगा। पृथ्वीराज तृतीय हम बोलेंगे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय जीत गया था। इसके बाद इसने चालुक्य वंश भीम द्वितीय पे भी आक्रमण किया था और उससे भी जीत गया था। ठीक है, भीम द्वितीय से भी जीत गया था। इसके बाद आप लोगों ने तराइन का युद्ध सुना होगा, बहुत फेमस है। तराइन में कई युद्ध हुए हैं, लगभग 2-3 युद्ध हुए हैं। तो तराइन का पहला युद्ध जो था वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो जो पहला युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी को पराजित करके छोड़ दिया था पृथ्वीराज चौहान ने। फिर 1 साल की तैयारी करके अगले ही वर्ष 1192 में एक बार फिर से मोहम्मद गोरी आक्रमण कर देता है पृथ्वीराज पर। तो पृथ्वीराज इस बार हार जाता है और बंदी बना लिया जाता है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज हार जाता है और तराइन के पहले युद्ध में जीत जाता है। तो दूसरे युद्ध में हारने के बाद उसको बंदी बना लिया जाता है और उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं, है ना। इसके पृथ्वीराज चौहान के दरबार में बहुत सारे कवि रहते थे। कुछ कवि के नाम हम लोग देख लेते हैं। पहला है चंद बरदाई, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पृथ्वीराज रासो उसका ग्रंथ है ना। इसी को शायद हिंदी का पहला ग्रंथ भी माना जाता है। अपभ्रंश ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इसका लेखक है चंद बरदाई। तो ये भी पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहता था। और दूसरा है जयानक, जयानक है, जयानक ने लिखा है पृथ्वीराज विजय। ठीक है, ये चंद बरदाई लिखा है पृथ्वीराज रासो और जयानक ने लिखा है पृथ्वीराज विजय। तो ये 2 ग्रंथ आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद एक कवि और थे जनार्दन, ठीक है, तो ये कुछ कवि थे, आप लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद अधिकार हो गया था मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी ने अपने अधीनता में पृथ्वीराज चौहान के पुत्र को गोविंद को कुछ दिन के लिए शासक बनाया था। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा चौहान वंश का मूल नाश कर दिया। तो ये था चौहान वंश के बारे में दोस्तों। बहुत अच्छा आप लोग को लगा होगा, आई होप, और आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे भी पढ़ाने में। और थैंक यू दोस्तों, एक बार फिर से थैंक यू।